हेलो गाइज, आज हम सीमेंट का लेक्चर लेंगे। तो मैं सीमेंट लिख देता हूं आज का टॉपिक। तो सीमेंट आपने देखा होगा, जब कंक्रीट फॉर्म होता है तो सीमेंट में एग्रीगेट, वाटर और सैंड मिलाया जाता है। तो इसमें सीमेंट का क्या रोल होता है? सीमेंट जो होता है हमारे एक बाइंडिंग मटेरियल होता है जो सबको पकड़ के रखता है। तो आप बोलेंगे सर बाइंडिंग मटेरियल है, तो बाइंडिंग मटेरियल दो तरीके के होते हैं, एक कोहेसिव होता है, एक एडेसिव होता है। तो ये कौन किस प्रकार का है? तो मेरे दोस्त, जो सीमेंट होता है मैं लिखता हूं, ये बाइंडिंग मटेरियल है और ये जो होता है ये कोहेसिव और एडेसिव, ये दोनों तरीके का होता है। अब आप बोलेंगे सर कोहेसिव क्या होता है, एडेसिव क्या होता है? तो भाई मेरे, कोहेसिव वो होता है जो सेम पार्टिकल के बीच में जिसकी बॉन्डिंग होती है, और एडेसिव होता है जो कोई दो डिफरेंट पार्टिकल, दो से ज्यादा डिफरेंट पार्टिकल में जिसकी बॉन्डिंग होती है, वो होता है एडेसिव, और जिससे होती है कोहेसिव। ये तो हुआ सीमेंट की बेसिक प्रॉपर्टी। ठीक, अब आप कंक्रीट देखे ही होंगे। कंक्रीट, इसमें रॉ मटेरियल क्या क्या होता है? एक होता है आपका सीमेंट प्लस एग्रीगेट प्लस सैंड। अब मैं वाटर लिख देता हूं। ये चार होते हैं कंक्रीट फॉर्म करने के लिए। तो भाई मेरे, जो ये होता है, ये वाटर और सीमेंट, ये आपका केमिकल एक्टिव मटेरियल होते हैं। ये केमिकली एक्टिव होते हैं और ये इनएक्टिव मटेरियल होते हैं। आप बोलेंगे सर केमिकली एक्टिव और केमिकली इनएक्टिव क्या होता है? तो मैं ये बताऊं कि केमिकली एक्टिव क्या होता है, जो मतलब फॉर्म करते समय, जो मतलब कंक्रीट और ये इसका रिएक्शन जो होता है कंक्रीट फॉर्म का वाटर और सीमेंट के बीच में, तो यहां पर ये हीट ये लिबरेट करते हैं, हीट निकालते हैं ये अपने अंदर से, और ये तो मतलब केमिकली रिएक्शन करके एक फॉर्म करते हैं। जो मतलब केमिकली रिएक्शन वो होता है जो मतलब दोबारा वापस नहीं आ पाता, वो ये हीट फॉर्म करते हैं। इनएक्टिव होता है, ये इनर्ट होते हैं, ये किसी से केमिकल रिएक्शन करते ही नहीं है, ये एग्रीगेट और सैंड। तो हम आते हैं इसके बेसिक प्रॉपर्टी के ऊपर। तो इसको मैं पहले रफ कर देता हूं। तो हम बेसिक प्रॉपर्टी पे आते हैं अब। तो एक बैग सीमेंट में, सीमेंट का वेट कितना होता है, ये हम बात करें बेसिक प्रॉपर्टी की। ये हम बेसिक प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, एक बैग सीमेंट का। फिर दूसरा आते हैं हम लोग दूसरे प्रॉपर्टी पे, इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी। सीमेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है? तो सीमेंट कैसी है 3.15। क्योंकि ये स्पेसिफिक ग्रेविटी है, ये रेशियो फॉर्म होता है, तो ये यूनिटलेस होता है। फिर इसके बाद आते हैं हम तीसरी प्रॉपर्टी के ऊपर, जो होता है बल्क यूनिट वेट। तो सीमेंट का बल्क यूनिट वेट कितना होता है? ये होता है 1440 kg पर मीटर क्यूब। अक्सर एग्जाम पूछ लेता है ये, तो इसको ध्यान रखिएगा आप लोग।
इसके बाद हम आते हैं वॉल्यूम पे। तो बेसिकली कुछ क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम में, मैं क्वेश्चन डिस्कशन कर लेता हूं कि एग्जाम में कभी कभी ऐसा एक पूछ लिया जाता है कि एक बैग सीमेंट का वॉल्यूम कितना होता है, ये भी पूछ लिया जाता है कभी कभी एग्जाम में। तो इसको आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है, इसको आप इजीली निकाल सकते हैं। तो कैसे, वॉल्यूम इक्वल टू, आपको पता है इसका वेट, एक बैग सीमेंट का वेट कितना होता है, और बल्क यूनिट वेट आपको पता है, आप इससे निकाल सकते हैं। ये एक बैग सीमेंट का वेट और इसका बल्क यूनिट वेट, इसे आप डिवाइड कर देंगे 50 अपॉन 1440। जब इसका आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपका आता है 0.0347 मीटर क्यूब। अक्सर एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है, ये मतलब आप एस्टिमेशन कॉस्टिंग जब पढ़ेंगे या फिर आप किसी भी मतलब बिल्डिंग का जब उसका एस्टिमेट करेंगे या फिर उसका कॉस्ट कुछ भी करेंगे उससे रिलेटेड, तो आपको ये काफी यूजफुल होगा आपके लिए। ये आपको लर्न कर लीजिए आप, ये बेसिकली आप कैलकुलेशन करेंगे तो उसमें बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है ये। अगर हम बात करते हैं तो इसकी डिस्कवरी किसने की थी, पोर्टलैंड सीमेंट की डिस्कवरी की थी जोसेफ एस्पेडीन ने। इन्होंने 1858 में इसकी डिस्कवरी की थी। तो ये बेसिकली इसकी डिस्कवरी हुई कैसे थी, इंग्लैंड में एक माउंटेन है जिसका नाम पोर्टलैंड है, तो वहां से पहली बार सीमेंट का फॉर्मेशन होता है, इसलिए इसका नाम पोर्टलैंड सीमेंट रखा गया था। तो ये मैं लिख देता हूं, इंग्लैंड में इसका हुआ था और इसको डिस्कवर किया था जोसेफ एस्पेडीन। इन्होंने पोर्टलैंड सीमेंट की खोज की थी 1858 में। एक और साइंटिस्ट हैं जिन्होंने खोज की थी कुछ, उनका नाम है विलियम एस्पेडीन। इन्होंने क्या खोज किया था, इन्होंने मॉडर्न सीमेंट की इन्होंने डिस्कवरी की थी, विलियम एस्पेडीन ने। आते हम लोग अगला टॉपिक लेते हैं। टॉपिक क्या, इसी पोर्टलैंड सीमेंट के अंदर ही बता रहा हूं, रॉ मटेरियल या इंग्रेडिएंट, रॉ मटेरियल या इंग्रेडिएंट यूज्ड फॉर पोर्टलैंड सीमेंट। तो इसका थोड़ा डिस्कशन कर लिया जाए। हम इसका इंग्रेडिएंट बात करते हैं। तो पहला है कैलकेरियस रॉक और दूसरा है आर्जिलियस रॉक। कैलकेरियस रॉक, आर्जिलियस रॉक। कैलकेरियस रॉक जो होता है इसमें 75% पोर्टलैंड सीमेंट में ये होता है कैलकेरियस, आर्जिलियस 25% होता है। कभी कभी परसेंटेज भी पूछ लेता है एग्जाम में, इसको भी आप लोग लर्न कर लीजिएगा, ध्यान रखिएगा। तो आप बोलेंगे कि सर इसमें मतलब इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। इसमें आते हैं कैल्शियम, इसमें आता है सिलिका या फिर एल्यूमिना भी इसमें आता है, इसमें सिलिका आयरन ऑक्साइड भी आता है। ये 3 एग्जाम्पल हैं इसके। तो इसके एग्जाम्पल हैं ये कैल्शियम, सिलिका, एल्यूमिनियम, आयरन ऑक्साइड। एक साइड एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, लाइमस्टोन,
और इसका एग्जाम्पल है सेल। फिर हम अगली टॉपिक पे आते हैं। अगला हम कंपोजिशन ऑफ सीमेंट देखेंगे कि सीमेंट में क्या क्या कंपोजिशन होते हैं, उसमें क्या क्या पाया जाता है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। कंपोजिशन ऑफ सीमेंट। इसमें मैं आपको लास्ट में ट्रिक बताऊंगा कैसे याद करना है आपको। चलिए, पहला है लाइम, दूसरा सिलिका, तीसरा एल्यूमिना, चौथा आयरन ऑक्साइड, पांचवा मैंगनीज, छठा सल्फर, सातवां एल्कलीज। अब इसके हम लोग पहले परसेंटेज की बात करते हैं, ठीक है। लाइम में कितने होते हैं? आपका लाइम में आपको देखने मिल जाएगा 60 से 65%। सिलिका में आपको देखने को मिलेगा 17 से 23%। एल्युमिनिया, इसमें आपको देखने से मिलेगा 4 से 8%। आयरन ऑक्साइड, ये आपको देखने को मिलेगा 2 से 4%। मैंगनीज आपको देखने को मिलेगा ये आपको 1 से 3%। ये सल्फर आपको देखने को मिलेगा, ये आपको देखने को मिलेगा 0.5 से 1.5, ये 2 तक देखने मिलेगा। और ये एल्कलीज आपको देखने को मिलेगा सेम यही। अब इसमें हम लोग लेते क्या हैं? इसमें हम लोग लेते हैं इसका परसेंटेज ओवरऑल 63%, इसका लेते हैं हम लोग 20%, इसका हम लोग लेते हैं 6%, इसका हम लोग लेते हैं 3%, इसका हम लोग लेते हैं 1.5%, इसका लेते हैं हम लोग 1%, और इसका हम लोग लेते हैं 0.5%। एल्कली सबसे कम होना चाहिए। फिर इसका हम लोग रोल देख लेते हैं एक बार, इसका सीमेंट में क्या क्या रोल होता है, तो इसका हम पता चलेगा, मतलब क्या ज्यादा मिलाने से क्या बेनिफिट होता है, क्या नुकसान होता है, सब पता चलेगा इससे हम लोग को। तो रोल पे आते हैं हम लोग। लाइम का क्या रोल होता है? ये स्ट्रेंथ और साउंडनेस के लिए होता है। अब सिलिका की बात करते हैं। सिलिका जो होता है वो सीमेंट में स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। फिर एल्यूमिना, ये आपका क्विक सेटिंग टाइम के लिए होता है, क्विक सेटिंग टाइम, ये क्विक सेटिंग टाइम के लिए जिम्मेदार होता है। और आयरन ऑक्साइड, ये आपका स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करता है, कलर भी प्रोवाइड करता है, और आपका हार्डनेस भी प्रोवाइड करता है। ये तीनों चीज प्रोवाइड करता है। मैंगनीज, ये भी आपका सेम तीनों चीज। मैं लिख देता हूं, स्ट्रेंथ, कलर, हार्डनेस। आते हम लोग सल्फर पे। सल्फर होता है ये साउंडनेस के लिए होता है, साउंडनेस। और जो लास्ट बचा एल्कलीज, ये आपका फ्लोरोसेंस के लिए होता है। इसको हम लोग व्हाइट पैसेज भी बोलते हैं। जो आपके घर के नीचे जो आप लोग देखते होंगे, नीचे जो सीलन ऊपर आ जाती है, जो व्हाइट कलर का बन जाता है नीचे लेयर टाइप का, जब ज्यादा बारिश होती है उस टाइम में आप अक्सर देखे होंगे, उसी को हम लोग बोलते हैं इन्फ्लोरेसेंस।
तो मैं इसका ट्रिक बताने वाला था आप लोगों को, तो इसका मैं ट्रिक बताता हूं। मैंने इसी तरह याद किया, अगर आपको अच्छा लगे तो आप भी इसी तरह याद कर लीजिएगा। लीजा immature, सी आत्मा। मैंने इसी तरह याद किया इसको। देखिए, एल से आपका हो गया लाइम, यस से हो गया सिलिका, ए से हो गया एल्यूमिना, आई से आते हैं आयरन ऑक्साइड, एम से मैंगनीज, एस से सल्फर और ए से एल्कलीज। ये मेरा एक शॉर्टकट है। अगर आपको अच्छा लगेगा आप खुद भी बना सकते हैं, या तो आप मेरा ही देख लीजिएगा अगर आपको अच्छा लगे तो। फिर तक हम लोग अगले टॉपिक पर आते हैं। अगला हम लोग डिस्कशन करेंगे बोगस कंपाउंड के बारे में। बोगस कंपाउंड क्या होता है, कितना उसका कंपोजिशन होता है, क्या होता है, सब हम लोग सब डिस्कशन करेंगे। मैं लिख देता हूं टॉपिक, बोगस कंपाउंड। अब आप लोग बोलेंगे बोगस कंपाउंड होता क्या एक्चुअल में। जब वाटर सीमेंट से रिएक्शन करता है केमिकली, उसके बाद वो जो उसके केमिकली रिएक्शन के बाद जो इंग्रेडिएंट बनता है, जो कंपाउंड बनता है, उसको हम लोग बोगस कंपाउंड करते हैं। इसकी खोज बोगस जी ने की थी, इसलिए इसको बोगस कंपाउंड बोला जाता है। तो मैं इसको भी लिख देता हूं, सीमेंट प्लस वाटर जो केमिकली रिएक्शन करते हैं, उसके बाद ये जो कंपाउंड बनाते हैं उसे बोगस कंपाउंड बोलते हैं। तो आइए हम लोग इसके बारे में बात करते हैं। ये एक होता है C3A, C4AF, C3S, C2S। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं हम लोग ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। इसको बोलते हैं टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिने फेराइट। और तीसरा होता है ये, इसको हम बोलते हैं ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। और चौथा है डाई कैल्शियम सिलिकेट। इसको एक और नाम से जाना जाता है, इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं जो है सेलाइट, फेलाइट, एलाइट, बिलाइट। इसको इस नाम से जाना जाता है। तो इसका वो क्या होता है, इसका मेन काम क्या होता है, ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। ये और ये सेलाइट और फेलाइट दोनों 24 आवर में स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। एलाइट जो है वही 7 डेज लेता है, और बेलाइट ये आपका 3 ईयर्स लेता है अल्टीमेट स्ट्रेंथ के लिए। ठीक,
ये रिस्पॉन्सिबल होता है क्विक सेटिंग के लिए, और ये दोनों आपका रिस्पॉन्सिबल होता है स्ट्रेंथ के लिए। अब जहां भी ये टर्म एल्युमिनिया या एल्युमिना ये जहां भी आप देखेंगे समझ जाएंगे ये क्विक सेटिंग के लिए है, क्योंकि ये सेटिंग के लिए ही, क्विक सेटिंग के लिए इसको ही मिलाया जाता है। फिर हम लोग अगला टॉपिक पे आते हैं। अगला टॉपिक हमारा इसमें थोड़ा सा और हम लोग बात कर लेते हैं कि जब हम लोग इसमें सीमेंट में जब हम लोग वाटर ऐड करते हैं, जब हम लोग सीमेंट में वाटर को ऐड करते हैं ये बनता है बोगस कंपाउंड। ठीक, अभी मैंने बताया चीज। तो इसमें जो केमिकल रिएक्शन होता है ये आपका होता है एक्सोथर्मिक। इसमें हीट लिबरेट होता है, हीट निकलता है इसमें। ठीक, जो केमिकल रिएक्शन होता है इसमें हीट ऑफ हाइड्रेशन केमिकल रिएक्शन में ये हाइड्रेशन प्रोसेस होता है। केमिकल रिएक्शन होता है, इस प्रोसेस को हम लोग हाइड्रेशन प्रोसेस बोलते हैं। ठीक, तो फिर हम लोग बात करते हैं हाइड्रेशन प्रोसेस के बारे में। जो वाटर हम लोग ऐड करते हैं वो कितना ऐड करना चाहिए कि वो मतलब ब्लीडिंग उसमें ना हो, और कितना कम से कम करें हम कि उसमें सेग्रेगेशन ना हो, मतलब उसमें कितनी वाटर कितने रिक्वायर्ड है। ठीक है, इसकी बात करते हैं हम लोग। इसको हम लोग बोलते हैं मिनिमम वाटर रिक्वायर्ड फॉर हाइड्रेशन प्रोसेस। ठीक है, इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो आप देखे होंगे कि अक्सर जब मिस्त्री, जो आपके लेबर और मिस्त्री होते हैं, काम करते हैं, जब ये लोग सीमेंट में वाटर ऐड करते हैं तो जो इंजीनियर होते हैं, जो मतलब ज्यादा जानकार होते हैं, वो लोग बोलते हैं कि सही से मिलाओ, या तो इसमें बोलते हैं वो लोग कि मतलब कि भाई देख लो यार, ज्यादा वाटर मत ऐड करो, ज्यादा पानी मत ऐड करो, नहीं तो बहने लगेगा, या तो इसकी ये वीक हो जाता है। तो ऐसा लोग क्यों कहते हैं? क्योंकि एक प्रॉपर रेशियो होता है जिसको हम लोग बोलते हैं वाटर सीमेंट रेशियो। वाटर सीमेंट रेशियो बोलते हैं हम लोग। ये जो होता है वाटर सीमेंट रेशियो, इसी पे डिपेंड करता है कि आपका सीमेंट कितना स्ट्रेंथ देने वाला है। क्योंकि इसका जो मिनिमम हमने लिखा, मिनिमम वाटर रिक्वायर्ड फॉर हाइड्रेशन, इसका जो होता है फॉर सीमेंट रिएक्शन, या तो केमिकल रिएक्शन बोल सकते हैं, केमिकल रिएक्शन, इसके लिए आपको कितनी जरूरत होती है? इसलिए आपकी 23% की। 23% क्या मतलब, कोई आप बोल दें 23%, मतलब 23% में क्या? तो ये होता है, जो ये वेट होता है, बाय वेट, मैं यहां लिख देता हूं, बाय वेट ऑफ सीमेंट। सीमेंट का जो वेट होगा उसका 23% हम लोग पानी ऐड करेंगे केमिकल रिएक्शन के लिए। और बाकी एक और होता है इसमें, जिसमें जेल का फॉर्मेशन होता है, जेल फॉर्मेशन। जेल फॉर्मेशन के लिए हमें वाटर की जितनी रिक्वायर होती है वो होता है 15%। 15% ये भी बाय वेट होता है, बाय वेट सीमेंट का, बाय वेट ऑफ सीमेंट। ठीक है, ये तो बात हुई हम लोग की, ये तो बात हुई हम लोग की थ्योरेटिकल। बट अगर प्रैक्टिकली हम लोग जो यूज करते हैं, प्रैक्टिकली हम लोग ये नहीं यूज करते हैं। प्रैक्टिकली हम लोग ये 23 तो यूज करते हैं, ये बात सही है, जेल फॉर्मेशन के लिए हम लोग 7% यूज करते हैं वाटर।
तो टोटल की बात करें अगर हम लोग प्रैक्टिकली, क्योंकि मैं फिर से ऊपर लिखता हूं साफ साफ, जो प्रैक्टिकली हम लोग वाटर लेते हैं और जो हम लोग थियोरिटिकल पढ़ते हैं उसमें डिफरेंस होता है। तो प्रैक्टिकली वाटर रिक्वायर्ड, ये मिनिमम बात कर रहा हूं मैं, टोटल प्रैक्टिकली वाटर रिक्वायर्ड मिनिमम, ये होता है आपका 23% उधर लिया हमने केमिकल रिएक्शन है सीमेंट के, बाकी आपका 7% जेल फॉर्मेशन होता है, तो टोटल ये होता है आपका 30% बाय वेट ऑफ सीमेंट, ठीक है। और दूसरा आता है आपका टोटल, ये प्रैक्टिकली वो आपका थियोरिटिकली, तो मिनिमम वाटर रिक्वायर्ड होता है थियोरिटिकल के लिए टोटल, वो कितना होता है, वो 23% आपका केमिकल रिएक्शन के लिए होता है हाइड्रेशन प्रोसेस में, और बाकी आपका 15% जेल फॉर्मेशन के लिए होता है। तो ये आपका हो जाता है टोटल 38% बाय वेट ऑफ सीमेंट, बाय वेट ऑफ सीमेंट किया जाता है। तो आपका एग्जाम में आपको प्रैक्टिकली नहीं पूछा जाता है, ठीक है, आपका एग्जाम में थियोरेटिकली बस पूछा जाता है। और आप ये भी पूछेंगे सर वाटर सीमेंट रेशियो, इससे स्ट्रेंथ पे क्या इंपैक्ट पड़ता है, वाटर सीमेंट रेशियो का स्ट्रेंथ पे क्या इंपैक्ट पड़ता है। तो मेरे दोस्तों, वाटर सीमेंट रेशियो में अगर आप वाटर सीमेंट रेशियो बढ़ाएंगे, मतलब आप बढ़ा रहे हैं वाटर को या तो आप घटा रहे हैं सीमेंट को, यही हो सकता है रेशियो बढ़ने का मतलब। अगर वाटर को बढ़ाएंगे तो आपका स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। अगर वाटर सीमेंट रेशियो आप इंक्रीज करते हैं, मैं लिख देता हूं, अगर आप वाटर सीमेंट रेशियो इंक्रीज करेंगे तो स्ट्रेंथ आपकी डिक्रीज हो जाएगी, और वाटर सीमेंट रेशियो अगर आप डिक्रीज करते हैं तो स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी, नहीं, यहां भी स्ट्रेंथ डिक्रीज होगी। तो सर बोलेंगे तो सर इसका क्या मतलब हुआ, दोनों में तो स्ट्रेंथ डिक्रीज हो रही है। तो मेरे भाई, अगर आप वाटर सीमेंट रेशियो बढ़ाएंगे, मतलब आप वाटर का क्वांटिटी आप बढ़ा रहे हैं, तो ये मतलब ज्यादा इसमें वाटर होने की वजह से इसकी स्ट्रेंथ दे नहीं पाएगा। अगर आप वाटर सीमेंट रेशियो घटा रहे हैं, मतलब आप सीमेंट को बढ़ा रहे हैं या तो वाटर को कम कर रहे हैं, तो इनका जो केमिकल रिएक्शन होता है वो प्रॉपरली हो नहीं पाता है। अगर आप 38% से अगर आप कम देते हैं इसको, ये प्रॉपरली इसका रिएक्शन हो नहीं पाता है, जिसकी वजह से आपको स्ट्रेंथ कम मिलती है, ठीक है। अब एक टॉपिक और मैं आज लेके चलूंगा, उसके बाद मैं बाइंड अप करूंगा। थोड़ा वेयर हाउस के बारे में देख लेते हैं हम लोग, छोटा सा टॉपिक है, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा मैं आपका। वेयर हाउस क्या होता है, वेयर हाउस क्या होता है मेरे दोस्त, जो आप सीमेंट को जहां स्टोर करते हैं, जो एक आप कमरा बनाते हैं, घर बनाते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, जो भी जिसमें आप सीमेंट को स्टोर करते हैं, उसको हम लोग वेयर हाउस कहते हैं, ठीक है। तो चलिए आपको थोड़ा डायग्राम के थ्रू में समझाता हूं, ठीक है। ये आपका है वेयर हाउस और ये आपका सीमेंट का स्टॉक है, ठीक है। ये सीमेंट का आपका स्टॉक हो गया, तो इसका कितना डायमेंशन होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ये एग्जाम में पूछता है, ठीक है। ये आपका स्टॉक हो गया। तो मेरे भाई, जो इसका डायमेंशन होता है वेयर हाउस का, जो हम लोग स्टॉक रखते हैं, ये नीचे से
मतलब वर्टिकली सरफेस ऑफ ग्राउंड से इसका ये होता है आपका 4.5 सेंटीमीटर, और ये हॉरिजॉन्टली वॉल से ये होता है आपका 3.5 सेंटीमीटर। दो स्टॉक के बीच में इसकी डिस्टेंस होती है 1.2 मीटर। ठीक है, ये 1.2 मीटर का मतलब एक आप स्टॉक बनाए पूरा पूरा एक आपने बना दिया। ठीक है, एक रख के आपने बना दिया, वो पूरा अपना लेंथ और ब्रेथ और कवर कर लिया। उसके बाद आप दूसरा जब बनाते हैं उसके बीच में कितना आप गैपिंग देते हैं, डिस्टेंस देते हैं, उसको वो होता है 1.2 मीटर। ठीक है, ये हो गया। और वेयर हाउस की जो टोटल हाइट होती है, ये आपकी टोटल मैं लिखता हूं, ये टोटल हाइट होती है इसकी, ये 3.8 से 4 मीटर तक होती है। ठीक है, ये इतनी होती है। और इसका जो स्टॉक हम लोग बनाते हैं, स्टॉक का जो विड्थ लेंथ और ब्रेथ होता है, स्टॉक होता है, इसका जो विड्थ होता है वो होता है आपका 3 मीटर, और जिसकी हाइट होती है, जो ये हाइट होती है स्टॉक की, ये आपकी 2.7 मीटर। ये 3 मीटर ज्यादा नहीं होती, 2.7 मीटर ज्यादा नहीं चाहिए, मैं मैक्सिमम बता रहा हूं आपको, इससे ज्यादा नहीं हो सकता है। बाकी अगर मैं सीमेंट बैग की बात करूं तो सीमेंट बैग होता है, इसका क्या डायमेंशन होता है, इसका डायमेंशन होता है 625 इंटू 450 इंटू 145 mm, ये होता है। और ये कितना एरिया कवर करता है, एरिया कवर्ड, ये एरिया कवर करता है 0.625 इंटू 0.450, ये अप्रोक्स ये 2.9 के अप्रोक्स आता है, जिसको हम लोग 0.3 कंसीडर कर लेते हैं मीटर स्क्वायर। ये हम लोग इसका स्पेस जो ये कवर करता है एरिया वो होता है। ठीक है, और इसकी थिकनेस, इसका जो हाइट होता है, जो बैक का जो रखते हैं हम लोग, ये इसकी जो हाइट होती है, इसको हम लोग 180 mm, इसको हम लोग ये लेते हैं। कैलकुलेशन में ये आपको काफी इजीली रहेगा अगर आप ये कुछ वैल्यूज याद कर लेंगे तो, क्योंकि जब कैलकुलेशन आपको करना रहेगा तो ये काफी ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। तो आप कैसा लगा लेक्चर बताइएगा। और बाकी कल मैं सीमेंट का टेस्ट, कल मैं आपका सीमेंट टेस्ट पढ़ाऊंगा। ठीक है, आपको लेक्चर कैसा लगा आप मुझे बताइएगा कमेंट करके। बाकी लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।